नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शर्मा और आज चर्चा शुरू करते हैं टॉन्सिलाइटिस और होम्योपैथी के ऊपर। ये जानते हैं कि टॉन्सिलाइटिस क्या होते हैं और होम्योपैथी कैसे टॉन्सिलाइटिस को ठीक कर सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं और कैसे टॉन्सिलाइटिस बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस को समझने के लिए हमें हमारा इम्यून सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है और बच्चों का इम्यून सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, टॉन्सिल्स एक लिम्फॉइड टिश्यू का पार्ट होते हैं। हमारे गले में दोनों साइड पे, दाएं और बाएं साइड दोनों साइड पे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। उसी तरह का टिश्यू हमारे नाक के पीछे भी प्रेजेंट होता है जिसे हम एडेनॉइड्स बोलते हैं। मैंने एडेनॉइड्स की इन्लार्जमेंट और उसके इन्फेक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आते हैं टॉन्सिलाइटिस के ऊपर। पहले बात करते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले अभी बात की है कि टॉन्सिल्स हमारे गले के अंदर दो गोल गोल लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट्स होते हैं, डिफेंस टिश्यूज होते हैं। ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और लिम्फोसाइट जो होते हैं उनका फंक्शन होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे गले में गया तो वो उसको पकड़ते हैं और वहीं का वहीं मार देते हैं। तो दोस्तों, टॉन्सिल्स हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हमारे गले को, हम जब सांस ले रहे हैं या हम कुछ खा रहे हैं, जो बैक्टीरिया और वायरसेस या और पैथोजेंस हमारे शरीर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पकड़ के मारते हैं। तो दोस्तों, बार बार जब वो मारते रहते हैं और बार बार इन्फेक्शन आता रहता है तो वो एक स्टेज आती है जब टॉन्सिल्स खुद इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये होता है टॉन्सिलाइटिस। आपको जो सिम्टम्स मिलेंगे टॉन्सिलाइटिस में वो होगा कि आपको गले के अंदर टॉन्सिल्स सूजे हुए मिलेंगे। जब आप बच्चे का गला टॉर्च से देखेंगे या बड़ों में भी होते हैं, तो जब आप उनका गला देखेंगे तो आपको वो टॉन्सिल्स इनलार्ज मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, लाल मिलेंगे, सूजे हुए मिलेंगे और कई बार उनमें पस पड़ जाती है और वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो वहां पर हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है क्योंकि कुछ तरह के टॉन्सिलाइटिस होते हैं, जैसे कि फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस होते हैं जो कि डेंजरस हो सकते हैं, जो कि और तरह की बीमारियां जैसे कि माइटल स्टेनोसिस को भी जन्म दे सकते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस अगर आपको रेड इन्फ्लेम्ड मिल रहे हैं तो इतना वरी करने की बात नहीं होती है, पर अगर इन्फेक्टेड हैं, आपको पस पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो दोस्तों उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। यूजुअली मैं टॉन्सिलाइटिस के केसेस में टीएलसी डीएलसी करवाता हूं, जहां पे मैं बच्चे का डब्ल्यूबीसी काउंट जरूर चेक करता हूं, देखता हूं कि उनका डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, क्योंकि अगर बैक्टीरियल है तो हमें थोड़ा सीरियसली लेना पड़ता है और कभी कभी एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा भी लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स का सहारा भी लेना पड़ता है। मैं बच्चों को रेफर कर देता हूं। पर दोस्तों, 90% ऑफ द केसेस ऑफ टॉन्सिलाइटिस में होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव होती है। और जिस चीज में होम्योपैथी इफेक्टिव होती है वो होता है रिकरेंस ऑफ टॉन्सिलाइटिस में बहुत हेल्प करती है। और देखिए, जहां मैंने कहा कि एंटीबायोटिक्स का रोल इफेक्टिव होता है कुछ टाइप ऑफ टॉन्सिलाइटिस में, वहां पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि टॉन्सिल्स की रिकरेंस भी कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट की जाती है, जो बहुत ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गई है। दोस्तों, ये देखा गया है कि पेरेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं और पीडियाट्रिशियंस बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देते हैं और बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है और इसके कारण बार बार हमारे बॉडी में इंफेक्शंस होते हैं। तो ये भी एक सेकंड रीजन होता है, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के कारण भी रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है। तो दोस्तों, अब चर्चा करते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, सिम्टम्स होते हैं कि आपको, अगर आप टॉर्च के साथ बच्चे का गला देखेंगे तो आपको उसके अंदर रेड इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स मिलेंगे और बच्चे को स्वॉलो करने में पेन हो सकती है और खांसी आ सकती है, फीवर हो सकता है, ठंड लग सकती है। ये बड़े कॉमन सिम्टम्स होते हैं और कई बार फीवर नहीं भी होता और सिर्फ टॉन्सिल्स में पेन होती है। तो दोस्तों, इन केसेस में आपको जो ध्यान रखना है वो है कि ठंडी चीजें नहीं देनी है, बच्चों को आइसक्रीम नहीं देनी है, बहुत ज्यादा मीठा नहीं देना है। मीठा ज्यादा खाने से जो टॉन्सिल्स में ऑलरेडी इन्फेक्शन है उनको एक रिच मीडियम मिल जाता है थ्राइव करने के लिए, पलने के लिए। तो वो एक चीज हमें अवॉइड करनी पड़ती है कि बच्चे को ज्यादा ठंडी चीजें, आइसक्रीम, मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीजों का प्रिवेंशन के लिए और अदरवाइज जब हो जाता है तब भी उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, एक चीज जो मैं बहुत कॉमनली देख रहा हूं आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो ये है कि बच्चों को रिकरेंट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं और हमारे पास
तकरीबन हफ्ते में 5-10 केसेस ऐसे होते हैं जिनको हर 15 दिन में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ रही होती है, और वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इसका कुछ कीजिए ताकि इनको इतनी डिपेंडेंसी ना हो एंटीबायोटिक्स के ऊपर। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रिकरेंट कॉफ अटैक्स, एस्थमा अटैक्स। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये हमारी पेरेंट्स की गलती भी है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स देने लग गए हैं। हम अगर मैं कहता हूँ तो उसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं, और पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, और हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम कहीं ना कहीं उस सिस्टम में इन्वॉल्व है, जहाँ पर हम एक हमारी हेल्थ का ओवरव्यू नहीं ले पाते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम को हम क्या हार्म पहुँचा रहे हैं बार बार एंटीबायोटिक्स देके। दोस्तों एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कैसे करता है। ये बहुत सारे जो मेरी उम्र के लोग हैं, 45-50 की उम्र के बीच में लोग हैं या थोड़े से छोटे हैं, ये इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हमारे समय में ये इन्फेक्शन इतने नहीं होते थे, और हम भी बिना एंटीबायोटिक्स के बड़े हुए हैं, हम भी बिना सर्जरी के, टॉन्सिलाइटिस की सर्जरी के बिना बड़े हुए हैं। हमें क्यों नहीं इतने इन्फेक्शंस होते थे? दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे टाइम में या थोड़े से पुराने टाइम में लोग बॉडी के अपने डिफेंस मैकेनिज्म पे रिलाई करते थे डिजीजेस को फाइट करने के लिए। और दोस्तों एक चीज़ और समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमें इवॉल्व होते हुए 3 मिलियन साल हो गए हैं, 3 मिलियन ईयर्स हो गए हैं जब हम एप से ह्यूमंस में इवॉल्व किए हैं। कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन रेस पूरी की पूरी सर्वाइव की है इस डिफेंस सिस्टम के ऊपर। तो वी नीड टू ट्रस्ट दैट सिस्टम। सो हो क्या गया है कि ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के कारण हमारा अपना सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम, वो गियर अप नहीं हो पाता। दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। दोस्तों जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो कुछ इम्यूनिटी वो अपने मदर से लेता है, और कुछ इम्यूनिटी वो जब ब्रेस्ट फीड लेता है वहां से उसको मिलती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अगर एक बैक्टीरिया आया या वायरस आया, बॉडी उस बैक्टीरिया को देखती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, और फिर उस एंटीबॉडी को मिलियंस एंड ट्रिलियंस में रेप्लिकेट कर लेती है, मतलब उसकी कॉपीज बना के रख लेती है कि ताकि जब भी आपको वो बैक्टीरिया या वायरस बच्चे को मिलेगा तो वो उसको उसी समय मार देंगे। दोस्तों इसीलिए वही बैक्टीरिया वायरसेस जब हमें मिलते हैं, जो हमारे बच्चों को मिल रहे हैं, तो हमें तो वो टॉन्सिलाइटिस नहीं होता, हमें तो इन्फेक्शन नहीं होते, पर बच्चों को हो जाते हैं। यही रीजन है क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, और एंटीबायोटिक्स की सपोर्ट के कारण बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम गियर अप नहीं हो पाता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे इम्यून सिस्टम के डिप्रेस होने में, और हमारी इनएबिलिटी, हमारे बच्चों की सिस्टम्स की इनएबिलिटी टू फाइट दीज इन्फेक्शंस में। एक और रीजन, एक तो पहला तो हो गया कि बॉडी खुद गियर अप नहीं हो पाती है। दूसरा क्या है, जितनी आजकल एंटीबायोटिक्स हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि ये तकरीबन हर तरह के बैक्टीरिया को मार देती हैं हमारी बॉडी में आके, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, स्पेशली हमारे गट के अंदर, तो हमारे पेट के अंदर तो बहुत हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें बाकी बैक्टीरिया से हेल्प करते हैं। तो जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो वो बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, हेल्पफुल बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। बड़ा कॉमन होता है कि आपने बच्चे ने एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट लिया है और बहुत देर तक ट्रीटमेंट लिया है, और उसके बाद उसको फंगल इन्फेक्शन, ये बड़ों में भी होता है कि आप बहुत देर तक एंटीबायोटिक्स लेते हैं और उसके बाद आपको फंगल इन्फेक्शन डेवलप होते हैं क्योंकि बॉडी की अपनी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों पहली चीज तो है जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, बट जुडिशियस यूज मतलब कि सोच समझ के, जहां पर आपको लग रहा है फॉलिकुलर है या सीवियर बैक्टीरियल है वहीं पे यूज करिए, बार बार उसको यूज ना करिए बिना सोचे समझे। उसके लिए एक टेस्ट अवेलेबल होता है जिसको हम TLC DLC बोलते हैं या हीमोग्राम भी बोलते हैं, कंप्लीट हीमोग्राम। उसमें पता चल जाता है कि बैक्टीरियल है तो वहां पर एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, बट 90 to 95% ऑफ द केसेस में होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव होती है। दूसरी चीज दोस्तों जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है सर्जरी, कि क्या सर्जरी जरूरी होती है और सर्जरी ही एक ऑप्शन बचती है? दोस्तों नहीं, मेरे ख्याल में सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, और होम्योपैथी से इसका बहुत अच्छे से उपचार हो सकता है। दोस्तों टॉन्सिल्स हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है। जब आप उसको काट देते हैं तो आप बॉडी को, यू मेक द बॉडी मोर प्रोन टुवर्ड्स इन्फेक्शन, आप यू आर रेंडरिंग द बॉडी मोर प्रोन टुवर्ड्स इन्फेक्शन। आपके बच्चे को बार बार
अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, चेस्ट में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, पेट के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो दोस्तों सर्जरी जहां तक हो सके अवॉइड करनी चाहिए और मेरे ख्याल में होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और टॉन्सिल्स को हम बहुत इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे विस्तार में कि कौन सी होम्योपैथी में मेडिसिन हैं जो टॉन्सिलाइटिस को ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं कि कौन सी स्टेजेस में कौन सी मेडिसिन यूज़ की जा सकती हैं। तो स्टेजेस होती हैं दोस्तों, एक तो आपको टॉन्सिल्स एनलार्ज मिलेंगे और अगर आपको टॉन्सिल्स एनलार्ज मिल रहे हैं और उनमें कोई लाली नहीं है, सिर्फ सूजे हुए हैं, तो दोस्तों इतना ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप कलकेरिया काब एक सिंपल मेडिसिन है, उसको यूज़ कर सकते हैं जो कि ओवरऑल बच्चे की टेंडेंसी टू रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस में भी हेल्प करती है। वो होती है एनलार्ज स्टेट्स, खाली एनलार्ज हैं तो इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ मैकेनिकली बच्चे को थोड़ी सी डिफिकल्टी दे सकते हैं स्वॉलिंग में, अदरवाइज वो अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएंगे। फिर आती है सेकेंड स्टेज, होती है इन्फ्लेम्ड। इन्फ्लेम्ड का मतलब है कि जब आप बच्चे का गला देखेंगे टॉर्च के साथ तो आपको बहुत ज़्यादा लाल मिलेंगे, एकदम फायरी रेड भी हो सकते हैं। तो वहां पर आपको ज़रूरत है मेडिसिन देने की। तो वहां पर जो मेडिसिन मैं सबसे पहले देता हूं और मेरी गो टू मेडिसिन वो है बेलाडोना, और उसकी इंडिकेशंस हैं आपको टॉन्सिल्स इनलार्ज मिलेंगे, रेड मिलेंगे और बच्चे को थूक अंदर ले जाते हुए बहुत दर्द होगी, कुछ खाते समय दर्द होगी, बच्चे का चेहरा बहुत लाल होगा, फीवर बहुत हाई हो सकता है। तो इन केसेस में बेलाडोना बहुत इंडिकेटेड है। सो मेन इंडिकेशन पेन, रेडनेस सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। जहां पे आपको टॉन्सिल रेड मिलेंगे या बच्चे का फेस बहुत रेड है, फीवर बहुत हाई है, वहां पर बेलाडोना बहुत इफेक्टिव है। सेकेंड मेडिसिन हम आते हैं वो है मर्कसॉल। दोस्तों मर्कसॉल बहुत इफेक्टिव होती है जहां पर आपको अगर टॉन्सिल एनलार्ज के साथ आपको मुंह में छाले मिल सकते हैं, माउथ अल्सर जिन्हें हम एप्ते भी बोलते हैं, अगर वो भी हैं तो, और बच्चे के मुंह से स्मेल आ रही है और बहुत पेनफुल है, वहां मर्कसॉल बहुत इफेक्टिव होती है। मैं बेलाडोना और मर्कसॉल बहुत इफेक्टिवली यूज करता हूं इन्फ्लेम्ड स्टेट्स में ऑफ टॉन्सिल्स में। फिर आते हैं इन्फेक्टेड। दोस्तों इन्फेक्टेड में मैंने पहले भी बात की, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना पड़ेगा कि बैक्टीरियल ना हो और टीएलसी डीएलसी करवाइए, और अगर बैक्टीरियल नहीं है तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप स्टार्ट करिए। और होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इन्फेक्टेड स्टेट को ट्रीट कर सकती हैं। हीपरसल बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स को ट्रीट करने में, स्पेशली अगर पेरीटॉन्सिलर एब्सेस है, मतलब टॉन्सिल्स के साइड पे पस पड़ गई है, तो वहां पर बहुत इफेक्टिव होती है। एक और मेडिसिन होती है सोराइनम, वो भी बहुत इफेक्टिव होती है और वो बच्चों की टेंडेंसी टुवर्ड्स रिकरेंस टॉन्सिल्स को भी ट्रीट कर पाती है। तो ये तो हो गया इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स के लिए। दोस्तों अब हम आते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो बच्चे की रिकरेंस, जो कि टॉन्सिल्स उनको बार बार हो रहे हैं, वहां पर आप इंटर करंट दे सकते हैं। यानी कि आपने बच्चे को इन्फ्लेम टॉन्सिल्स को ट्रीट किया, अब उसकी इन्फ्लेमेशन बेटर हो गई है, पर आप चाहते हैं कि उसको बार बार टॉन्सिल्स ना हो और उसके जो इलाज हुए हैं वो भी ठीक हो जाए। तो वहां पे दोस्तों मैं यूज करता हूं कलकेरिया का। अगर बच्चे को ठंड लगने की टेंडेंसी है, अगर बच्चे की टेंडेंसी है कि उसको हल्की सी ठंड लगती है या सर्दियों में ज्यादा होता है, वहां पे मैं कलकेरिया काब करता हूं। अगर बच्चे को इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स होने की या पेरीटॉन्सिलर एब्सेसेस हैं या टॉन्सिल्स में बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, वहां पर मैं सोराइनम बहुत ज्यादा यूज करता हूं। तो दोस्तों ये थी चर्चा होम्योपैथिक मेडिसिन और टॉन्सिलाइटिस के ऊपर। और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं vikas@drhomeo.com पे। और अगर आपको कोई क्वेरी हो या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स में अपना व्यू छोड़ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।